बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्या करना है, रेगुलेशन, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अच्छा, इसकी जो रेगुलेशन है ना वो बहुत आसान है अगर आप जस्ट अपने माइंड में रखें कि स्टेट कैसी है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये याद है फर्स्ट ईयर में क्या मैंने सिनेरियो, एक बंदा है, ठीक है, आपने बताना है कि व्हेन ही इज हंग्री फॉर अ केक तो कौन सी बातें चल रही थी, और व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ स्नेक तो कौन सी चल रही थी। क्या बने हुए हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, हंग्री फॉर अ केक है, ठीक है, उसमें कौन सा चल रहा है, ग्लूकागॉन, ठीक है ना, और ग्लूकागॉन जो है वो किस पर लगा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ था कि इसकी जी अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट किसके पास गई थी, एडिनाइलाइल साइक्लेज के पास। उसने क्या किया था, ATP से साइक्लिक AMP बनाई थी और फिर नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट हुई थी। अब ये जो नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट है ना उसको जरा हमने जूम इन करना है, कैसे हुई थी नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट, कैसे हो सकती है। हाँ जी, आप बताओ, नाम क्या है, बताने लगी, ठीक है, कैसे हुई थी, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से हो सकती है। नेट ग्लूकोज एक्सपोजेनेसिस वो आपका ग्लूकोज जो है वो बनवा सकता है, ठीक है। दूसरा फिर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स हमने देखे थे। जो बीटा 2 है वो कैसे कर रहे थे काम, वो भी एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहे थे और काम वही कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, और जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो उनमें GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर रहे थे। फॉस्फोलाइपेज C याद है क्या करता है, IP3 एंड DAG, एक्सीलेंट, IP3 एंड DAG वाली कैस्केड एक्टिवेट करता है। IP3 क्या करता था, कैल्शियम की उसको माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको वो बाहर ले आता था और फिर क्या होता था, कैल्शियम का मॉड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते थे और जो भी एंजाइम उन्होंने एक्टिवेट करने होते थे वो एक्टिवेट होते थे, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो दोनों में वो क्या कर रहे हैं, नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। इसको क्यों नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट चाहिए, स्टेप ऑन स्नेक वाले को, ताकि वो भाग सके ना, ठीक है। और जो हंग्री है उसको अपने ब्लड ग्लूकोज के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये इतना भी सिंपल नहीं है सब कुछ, ठीक है। ये तो इसकी हो गई ना, दोनों ने नेट ग्लूकोज एक्सपोर्ट करा था। अब हम देखेंगे कि जो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस देखना है ना तो कैसे रेगुलेट हो सकता है, 3 तरीकों से। एलोस्टेरिक विच इज इंस्टेंटेनियस, उधर ही वो उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। दूसरा कोवलेंट है, रैपिड कोवलेंट कैसे कर सकते हैं, एक्सीलेंट, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या, डीफॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है। और थर्ड क्या था, रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है। याद है जो हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये भी किया था कि ग्लूकागॉन जो है वो क्या कर रहा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे आए, क्या किया है उसने, जी अल्फा सब यूनिट गई है, किधर गई है, एडिनाइल साइक्लेज को उसने स्टिमुलेट किया है। उसने क्या किया है, साइक्लिक एमपी बनाई है। साइक्लिक एमपी ने किसको एक्टिवेट किया है, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया था, फॉस्फोराइलेशन कराई थी, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन कराई थी काफी से एंजाइम की, और जो भी ज्यादातर एंजाइम जो हैं वो फास्टिंग स्टेट में फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव होते हैं। उसके अलावा
इसने जीन ट्रांसक्रिप्शन भी कराई थी ना पेप्सिके की, याद है? पेप्सिके और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम थे उनकी वो जीन ट्रांसक्रिप्शन भी करा रहा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एलोस्टेरिक पे। अच्छा, हमने किधर से ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट किया था? उल्टा चलना शुरू करें। शाबाश। लैक्टेट आया था तो वो क्या बन गया था? पायरुवेट। पायरुवेट किधर गया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसको कौन मिला था? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसने उसको एक कार्बन देके क्या बना दिया था? ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट ने क्या किया था? मैलेट बांध के बाहर आ गया था, बाहर आके दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया था। फिर उसने देखा था कि वो तो ऊपर छलांगे मारते हुए नहीं जा सकता, उधर एक चेक पोस्ट लगी हुई थी। चेक पोस्ट लगा के कौन बैठा था? पायरुवेट काइनेज बैठा था, जो कि इरिवर्सिबल था। तो इसने क्या सोचा था कि मैं इसको सर्कमवेंट करता हूं। कैसे सर्कमवेंट करता हूं? कौन सा एंजाइम था? पेप्सिके। एक्सीलेंट। पेप्सिके क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है। अच्छा, तो उसने क्या किया था? इसका डायरेक्ट फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया था। फिर इसने क्या किया था? ये जंबे मारते हुए ऊपर तक पहुंचा था, तो किधर तक? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक। उधर फिर उसको दोबारा रोड ब्लॉक मिला था, ठीक है ना? और इसी तरह से फिर उसको ग्लूकोकाइनेज वाला रोड ब्लॉक मिला था। एक्सीलेंट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में ओवरकम कराया था। तो अब हम देख रहे हैं कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हमने सारी कहानी क्यों की है कि ये इधर से स्टार्ट हो रहा था ना ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसका जो एलोस्टेरिक देखेंगे, इसका एक्टिवेटर कौन है? एसिटाइल कोएन। ठीक है, ये क्या करता है कि इसका केएम जो है उसको लोअर कर देता है वो बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना, ठीक है? तो उसमें उसका फ्रेगमेंट लेके तो उस पर लगाना है, ठीक है? और उसको क्या बना देना है? 4 कार्बन पायरुवेट 3 कार्बन है, उसको उसमें 4 कार्बन एसिटाइल कोएन बनाना है। कोई शक? अच्छा, तो अब देखें कि एक तो एसिटाइल को ए ने इधर काफी से काम कर दिए। एक तो जैसे ही वो आया है, ठीक है, एक पायरुवेट ही आया है ना, ठीक है ना? क्या हुआ था कल? खदीजा ने समोसा खाया था, समोसे में स्टार्च थी, स्टार्च के उसके माउथ में क्या बने थे? अल्फा डेक्सट्रेंस। फिर ड्यूडिनम में क्या बने थे? लिमिट डेक्सट्रेंस। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसेकेराइडेज ने क्या किया था? जिनमें के ग्लूकोएमाइलेज भी, हालांकि ग्लूकोसेकेराइडेज है लेकिन डाइसेकेराइडेज में क्लासिफाई होता है, उसने क्या किया था? डाउन टू द लेवल ऑफ ट्राइसेक्राइड या डाइसेक्राइड को ब्रेक डाउन कर दिया था। क्या नहीं था ब्रेक डाउन हो सकता? अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था? सुक्रेज आइसोमार्लेज कॉम्प्लेक्स ने क्या बना दिए थे? उसके ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कैसे अंदर गए थे? क्या हुआ था? ये अपने साथ खाने में क्या हुआ था? कैसे गए थे ग्लूकोज? एक्सीलेंट। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया हुआ था? ग्रेडियंट बनाया था। वो किधर प्रेजेंट थे? क्या वो ल्यूमिनेंस? क्या वो उसके साथ पे लगे हुए थे? नहीं, वो उसके कॉन्ट्रालुमिनल साइड पे थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे? दे वर फ्लोइंग सोडियम आउट, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन। उससे क्या हो रहा था? सोडियम अंदर लो हो रही थी, लो हो रही थी, तो जो इंटेस्टिनल ल्यूमन है उसमें सोडियम ज्यादा हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, तो उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो रहा था कि वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आए। किधर आए? एंटेरोसाइट में। एंटेरोसाइट क्या है? आपकी इंटेस्टिनल वॉल है, ठीक है। तो उसमें जब वो आता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसके सर पे कोई गेट लगे हुए हैं जिनमें से वो आता है, वो है SGLT, ठीक है ना? अच्छा, वो क्या है? सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो जब सोडियम उनमें से आता है तो वो एक एक ग्लूकोज का हाथ पकड़ के साथ ले आता है कि चलो मैं तो जा रहा हूँ, आपको भी अंदर ले जाता हूँ। अब जो इसने समोसा खाया था, जो उसमें ग्लूकोज था, वो एंटेरोसाइट में आ गया। अब उसको किधर जाना था? ब्लड में। ब्लड में कैसे गया था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन से ट्रांसपोर्टर्स थे? कॉन्ट्राल्यूमिनल पे GLUT2, उनसे वो ब्लड में आ गया, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, जब वो ब्लड में आ गया फिर क्या हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ठीक है। कैसे हुआ था? पहले वो ट्रैक हो गया था, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बना था, फिर जो है वो डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो करते करते फॉस्फोइल और पायरुवेट बन गया था। अब वो पायरुवेट आप देखो कि अंदर आया है और एसिटाइल कोए बन गया है। अब उसको फौरन किसकी जरूरत है? कौन गोल गोल घूमते हुए आ जाए इससे मिलने ताकि रेसिप्रेट बने। ऑक्सैलो एसीटेट तो ये दो काम कर रहा है ना कि फौरन इसने एलोस्टेरिकली एक्टिव किया है कि मसलन अगर ऑक्सैलो एसीटेट अभी नहीं पहुंचा हुआ तो इसने फौरन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट किया है ताकि वो उसके लिए, अगर वो नहीं आ रहा ऑक्सैलो एसीटेट तो उसके लिए ऑक्सैलो एसीटेट फौरन से बना दे, ठीक है। अच्छा, कैसे किया इसको एलोस्टेरिकली? कि उसने उसका जो स्ट्रक्चर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का उसमें ऐसा चेंज लाया है, एक तो जो उसके ऊपर अटैच हुआ है, जैसे वो अटैच हुआ है तो उसके अंदर एक ऐसा चेंज आया है कि वो उसका जो केएम है, केएम क्या था? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, ठीक है। तो लोअर किया है केएम, तो इसका क्या मतलब है कि अब वो थोड़ी सी भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से हाफ सैचुरेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि उसकी एफिनिटी हाई हो गई है उसके लिए, तो वो जल्दी से एक वो पकड़ के कार्बन उसके ऊपर लगाएगा ताकि वो ऑक्सैलो एसीटेट बने। अब इसके दो फायदे हैं ना, एक यही नहीं है ना, दूसरा एसिटाइल कोई कब आ सकता है? देखो, जब कोई बंदा है उसको स्टार्वेशन की स्टेज है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, ठीक है, तो क्या है, इनके ग्राफ आपस में थोड़े थोड़े ओवरलैप भी करते हैं। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही, लेकिन वैसे हम कहते हैं कि मसलन 3 to 4 आवर्स जो आपने खाना खाया उसमें ब्लड ग्लूकोज आपका मेंटेन किया है। 8 to, अगर आपको खाना नहीं मिला तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसने कब किया है आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन? 8 to 10 आवर्स, ठीक है, मतलब ओवरनाइट फास्ट में वो आपका मेंटेन रखता है। अच्छा, फिर अगर तो आपको फूड मिल गई है, ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो टेक ओवर कर लेगा। वो कब तक आपका मेंटेन करेगा? 72 आवर्स। उसके बाद क्यों खत्म हो जाएगा? इसका मतलब है कि बंदा किसी सीरियस सिचुएशन में है, ठीक है। जैसे वो एक बुक है बर्फ के कैची, उसमें वो क्या है, वो कोई फुटबॉल टीम थी जो कि क्रैश हो गई थी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर वो 72 आवर्स से बाद आगे निकल गई है तो इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन बड़ी सीरियस है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे हो रहा था? आपने कल देखा था अमीनो एसिड्स आ रहे थे। अमीनो एसिड्स किधर से आते हैं? आपके मसल्स से, ठीक है। अमीनो एसिड इस तरह स्टोर तो नहीं हुए होते ना फैट्स की तरह, ठीक है, वो तो छोटा सा पूल होता है अमीनो एसिड का जो कि सर्कुलेटिंग होता है, बाकी वो उस तरह से स्टोर नहीं पड़े होते कि आप जरूरत पड़ने पे यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब है वो आपके मसल्स को खा रहा था। जब वो आपके मसल्स को खा रहा था और 72 आवर्स हो गए हैं तो अब वो कहेगा कि इस बंदे के मैं मसल्स ना खाऊं, अगर ताकि ये अगर जिंदा है तो ये देखो उसके मसल्स होंगे तो वो कहीं पे फूड ढूंढने लिए जा सकता है ना, ठीक है। तो अब वो मसल्स को खाना छोड़ देगा और फिर वो फैट पे आते हैं ना। अच्छा, जब वो फैट की मोबिलाइजेशन कर रहा है तो फैट किससे बना है? टैग से। अच्छा, टैग जो है वो किससे बना है? फैटी एसिड्स लगे हैं ग्लिसरॉल पे। जब उनको मोबिलाइज करेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किधर चला गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। फैटी एसिड्स किधर चले गए? बीटा ऑक्सीडेशन में। अच्छा, बीटा ऑक्सीडेशन में जब वो चले गए तो वो बने किससे थे? एसिटाइल कोए से। अब जब वो ब्रेकडाउन होंगे तो उनमें से क्या निकलेंगे? एसिटाइल कोए। तो अब आप ये दोबारा देखो कि एसिटाइल को ए जो है दैट इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो उसको ये भी साथ देखें कि मसलन कोई लो एनर्जी स्टेट में है तो एसिटाइल को ए ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी साथ एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एसिटाइल को ए जो है वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पीडीएच का, क्योंकि
हम इसको अलहदा कर ही नहीं सकते। ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन हो ही नहीं सकता कि हम ग्लाइकोलिसिस को उसमें से हटा दें। दोनों रेसिप्रोकली रेगुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, इनको कुछ खिलाएं। देखिए फैट ब्रेकडाउन में से क्या निकलेगा, एसिटाइल को ए। ठीक है, अच्छा एसिटाइल को ए जो है वो सॉल्युबल नहीं है ना, वो इस तरह से मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बन के जिधर उसको रिक्वायर्ड है वो उधर पहुंचेगा, वो फिर दोबारा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होकर फिर वो टीसीए में जाएगा। मतलब जब आपकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें भी एटीपी एनएडीएच और वो जनरेट हो रहे होते हैं जो कि जाके एटीपी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर PFK1 का, ठीक है, PFK1 कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये किसका एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस का है ना। ठीक है, इसके एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स 5 प्राइम एटीपी है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, और इनहिबिटर्स जो है वो सिट्रेट और एटीपी है। मींस ये दोनों हाई एनर्जी को दिखा रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा PFK2 जो है वो क्या है, उसके एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स साइक्लिक एएमपी है। PFK2 क्या है, वो भाई है PFK1 का ना, वो उसके लिए फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बना रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा फिर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज जो है उस वो क्या करेगा, वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को खत्म कराएगा, तो उसका जो एक्टिवेटर है साइक्लिक एएमपी है, ताकि फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस चले। ठीक है, अच्छा फिर कोवेलेंट में आ जाता है कि ग्लूकागॉन जो है वो फॉस्फोराइलेशन और इनएक्टिवेशन करा रहा है पायरुवेट काइनेज की। ठीक है, तो एक तो हो गया कि ये इनकी क्या हो रही है, रेसिप्रोकल रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, लिवर जो है वो जैसे ही आपने कोई मील लिया है तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, अच्छा इसका हाई केएम है ग्लूकोकाइनेज के लिए। हाई केएम का क्या मतलब है कि लो एफिनिटी है, तो जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ये इसकी पे यूटिलाइजेशन करा रहा है। जी क्या करा सकता है, यूटिलाइजेशन करा रहा है, कह रहे हैं कि इंक्रीज हेपेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इससे आपको क्या समझ आ रही है, क्या बनेगा, नाम बोल के जी से शुरू होते हैं, ग्लाइकोजन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन बन के उसको स्टोर करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये दो ही हार्मोन्स है। इंसुलिन जो है दैट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, मींस ग्लूकोज ज्यादा है। ठीक है, अब वो क्या करा रहा है, लिंटा को नाम भूल गया था, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लूकोज अपटेक बाय पेरिफेरल टिश्यूज। अच्छा ग्लूकागॉन कब निकलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है, तो वो कैसे फिर ग्लूकोज मेंटेन कराएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी 2 मिनट की ब्रेक होगी और फिर सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी 2 मिनट होगी और फिर सेकंड पार्ट है।
फ्यूल कौन सा है मेन? शाबाश, देखो फ्यूल जो है वो ग्लूकोज, ठीक है। अमीनो एसिड तो फ्यूल नहीं है ना, अमीनो एसिड तो ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो मेन फ्यूल सोर्स जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। प्रोसेस जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, और ऑर्गन जो बना रहा है दैट इज दी लिवर, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब for 60 hours a mountaineer is trapped on K2 bottleneck. What fuel is being used by his brain? बताएं? Glucose. Which process is providing the fuel? Gluconeogenesis. Which organ is generating 40%? इस टाइम पे किडनी है। इनिशियली क्या था, 90% लिवर और 10% किडनी थी, लेकिन फिर बात आगे बढ़ गई है तो अभी 40% किडनी काम करता रही है, ठीक है। अब इसका बर्ड आई व्यू देखते हैं कि एब्जॉर्प्टिव स्टेट और फास्टिंग स्टेट या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में। देखिए एब्जॉर्प्टिव में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, कोई शक है? नहीं है। अच्छा, और क्या हो रहा है एब्जॉर्प्टिव में? टीसीएस साइकिल चल रहा है, कोई शक? अच्छा, और क्या हो रहा है? जो लिंडा को नाम भूल जाता, हाँ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है, क्योंकि जो खदीजा ने समोसा खाया था उसको एटीपी कैसे मिली थी? समोसे के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी, हाँ, दुआ ने कॉफी भी पी थी, हाँ, फर्स्ट ईयर में दुआ ने कॉफी पी थी, और उस कॉफी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे? NADH और FADH2 में बैठ के, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्टिव स्टेट में फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, ठीक है। HAP शंट भी चल रही है, ठीक है। तो और क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है। अच्छा, फैट्स में क्या हो रहा है? वो भी स्टोरेज हो रही है, लेकिन हम अभी सिर्फ फोकस रहेंगे क्योंकि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस देख रहे हैं, तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इसमें फोकस रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी, ठीक है, हम इनमें से अभी सिर्फ जूम इन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। फास्टिंग में ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस चल रहा है, ठीक है। ये फास्टिंग या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट है। फेट कौन सी है? फेट या एब्जॉर्प्टिव स्टेट है, फास्टिंग या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट है। इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस लिंडा को नहीं आता, लिंडा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब गुड, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को हम स्किप कर देते हैं, लिपिड को भी। अब हम फिर आगे एब्जॉर्प्टिव स्टेट पे। एब्जॉर्प्टिव स्टेट में क्या हुआ है, ठीक है। इसने अब क्या था, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो लिपिड को मुंह में बनाता है वो है ना, ठीक है। तो कोई कहता है कि इसके मुंह में निकला है, स्टार्च में से ग्लूकोज निकल आया। फातिमा कहती है सेंटर है ना, लेकिन ये मसल में भी, एडिपोज टिश्यू में, ब्रेन में, किडनी में, ये हर जगह अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने, टाइम नहीं है वरना मैंने वो रील बनाई हुई है कि छोटा सा लोहे का छर्रा है, छोटा सा छर्रा है लेकिन लोहे का छर्रा है, ठीक है। अच्छा, कहने को छर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह। अब ये तो आपके आगे है ना एब्जॉर्प्टिव स्टेट में क्यों सी चेंजेस आए हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी है सबस्ट्रेट्स की, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, फिर ये तो सारी चीजें बना रहे हैं, ठीक है।
वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल थे उनको कैप्चर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, और एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जो है वो क्या कर रही है, रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन जो है उनको वो जैसे मसलन ग्लाइकोलाइसिस करा रहे हैं और वो करा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपका आ जाता है कि FPP2 जो है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ जाए आपको सारी रेगुलेशन समझ आ जाएगी। तो FPP2 किससे बना है, PSK2 से, ठीक है। PSK2 PSK1 का भाई है, ठीक है। तो वो FPP2 बनाता है और ये क्या कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएगा, ठीक है ना। अच्छा, और जो दूसरा है, हाँ, जो इसमें अगर FPP2 को वो ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपने देखा है ना कि ग्लाइकोलाइसिस के ये सारे क्या है, रिएक्शन है। और फिर अगर आप उल्टा जाएं तो ये लेवेंडर कलर में है, ये कौन से हैं जो रोड ब्लॉक्स वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में कवर करते हुए ऊपर की तरफ ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेटेज बांध इधर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस लेवेंडर, ठीक है। तो FPP2 क्या कहता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ठीक है। अच्छा, और इधर जो है FPP2 जो है, ठीक है, इसका क्या दिल है कि ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये किधर से इसकी रेगुलेशन हो रही है, ठीक है। FPP2 चलता है और वो किससे काम है, PSK2 से, ठीक है। PSK आप इससे याद रखें कि PSK2 PSK1 का भाई है और वो इसके लिए FPP2 बनाता है, ठीक है। तो FPP2 नहीं, क्योंकि ये जो है ना इसमें इसकी दो डोमेन्स होती हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव और इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है ना जो जैसे फास्टिंग या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट है और दूसरी आपकी फेस्ट या एब्जॉर्प्टिव स्टेट है। तो जो भी आपकी कोवैलेंट रेगुलेशन हो रही है ना, आप देखें कि फास्टिंग में ना क्या है कि ये ज्यादातर एंजाइम्स फॉस्फोराइलेटेड हैं, ठीक है, और ठीक है फॉस्फोराइलेटेड है। अब आप बताओ एक्टिव लग गया आपको कि इनएक्टिव। अच्छा, और फेस्ट या एब्जॉर्प्टिव स्टेट जो है ना उसमें क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेटेड एंड एक्टिव, ठीक है। इतना सा तो ठीक है, लेकिन कुछ लाखों के भूत भी होते हैं, ठीक है। अब कुछ लाखों के भूत हैं जो कि जिनको एक लगानी पड़ती है और फिर वो एक्टिव होते हैं, वो लाखों के भूत ये तीन है कि ये इनके साथ को पत्थर रखें, फॉस्फेट रखें तो ये एक्टिवेट होते हैं। उसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये तीन लाखों के भूत हैं जो कि फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये आपको दोबारा देखो जो बोल है, अब आपको समझ आएगी, ठीक है।